ओके, स्टार्ट करूं मैं? तो स्टार्ट कीजिए। ओके, अब बेटा ये सेट ऑफ और, अच्छा बेटा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या फर्क है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस है? सर सेट ऑफ का मतलब होता है कि आपको आपकी इनकम से वो लॉस माइनस करने मिलेगा, एंड सर कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपको वो लॉस आगे अगले साल आप उसको ले जा सकते हो। यस सर, नो? यस सर, बराबर। हाँ, अब इनकम टैक्स में होते हैं एक तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब खुद के घर के अंदर ही आप सेटअप करो, और दूसरा होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब पहले आप खुद के घर के अंदर ही आप सेटअप करो, एंड अगर फिर भी बच गया लॉस, इन दैट केस फिर आप दूसरों के घर पे जाओ। पहले खुद के घर के झाको, उसके बाद दूसरों के घर पे झाकना। यस सर, नो? यस सर, परफेक्ट है। यस सर, आगे बढ़ू मैं? ओके, तो पहले बात करें सेक्शन 70 की, जो बात करता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के बारे में। क्या बोलता है वो? सेक्शन 70 ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी लॉस है, इन दैट केस सबसे पहले आप उसको अपने हेड के अंदर सेट ऑफ कीजिए, बराबर। तो देखो, लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। क्या? सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब कि सबसे पहले आप अपने खुद के घर के अंदर ही आप सेट ऑफ कीजिए, उसके बाद आप दूसरों के घर पे जाइए। ओके, अब एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपको, मतलब कि इंट्रा हेड में भी एक्सेप्शन है, क्या? कि अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, क्या? अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, इन दैट केस वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के सामने ही सेट ऑफ होगा। यस और नो? यस सर, अगर अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो सिर्फ आपके स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के सामने सेट ऑफ होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इन दैट केस वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ किया जाएगा। अगर आपका लॉस है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, इन दैट केस वो सिर्फ आपको इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स के सामने ही सेट ऑफ करने मिलेगा। समझा बेटा? समझा बेटा? यस और नो प्लीज लिखेंगे चैट बॉक्स में। बेटा और 30 मिनट्स और 30-40 मिनट्स रुको बेटा, फिर और सेंड करो, ठीक है? शुरू करें? ओके, मतलब कि मतलब कि नॉर्मली पहले आप आओ इंटर हेड में, उसमें है 4 एक्सेप्शन। अगर आपका है स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम के सामने होगा। अगर आपका है स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, इन दैट केस वो स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने ही सेटअप होगा। अगर आपका है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने सेटअप होगा। अगर आपका है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, इन दैट केस वो सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स के सामने ही सेटअप होगा। यस सर, नो? यस सर। अच्छा सर, हमने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी कर लिया, बट फिर भी हमारा कुछ लॉस बच गया जो सेट ऑफ नहीं हुआ। इन दैट केस फिर आप किसी और के घर पे जाकर, पहले खुद के घर पे जाकर फिर दूसरों के घर पे, मतलब कि आपने एक बार इंट्रा हेड कर लिया, अब आप इंटर हेड पे आइए अगर आपका लॉस कुछ बचता है तो। यस सर, नो? यस सर। सेक्शन 71 क्या बोलता है? लॉस फ्रॉम वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर हेड ऑफ इनकम। ऊपर सेम हेड था, यहाँ पे भी आपके ऊपर की जो ना 4 एक्सेप्शन वो यहाँ पे रहने लगी है, यहाँ पे 2 और ऐड किए। पहला पॉइंट क्या? अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है, तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के सामने सेटअप होगा। अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के सामने ही सेटअप होगा। अगर आपका लॉस है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स, वो सिर्फ आपका इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स से सेटअप होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेटअप होगा। और 2 चीज में और है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो सिर्फ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही सेटअप होगा। अगर आपका बिजनेस का लॉस है, वो सिर्फ वो हर इनकम के सामने सेटअप होगा एक्सेप्ट फॉर सैलरी। समझा ये पॉइंट? बढ़ू आगे मैं?
कैन बी मूव हेड बेटा, समझा ये पॉइंट, इंटर हेड। ओके, लेट्स मूव हेड। अभी हमने बात की इंटर हेड की, बात की हमने इंटर हेड की बात की है, ये बात की हमने सेट ऑफ की। अब हम बात करेंगे कि सर अगर इंटर हेड भी कर लिया हमने हमने इंटर हेड भी कर लिया, फिर भी हमारा कुछ लॉस बच गया, इन दैट केस वो लॉस आपको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। सर कौन सा लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, देखो बेटा, सर ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि भाई आपका लॉस इतना ज्यादा है, जो इंटर हेड करने के बाद भी इंटर हेड भी किया आपने आपने इंटर हेड भी किया, फिर भी लॉस बच गया। अब आपके पास इनकम बची नहीं है, इन दैट केस आपको जो लॉस बच गया वो आपको अगले साल सेट ऑफ करने मिल जाएगा, एंड आप वो लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके देखो, if loss cannot be set off either interhead या interhead due to absence of eligible income same year, it is carry forward into next year and set off against income for assessment subject to prescribed time limit। ए बेटा बेटा इस सवाल पूछो सर, यहाँ पे प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट क्या है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, यहाँ पे टाइम लिमिट की बात क्या हुई, ये कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या लगता है कि आपको एक रिस्पेक्टिव टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। आप बोलो यस, मतलब क्यों, क्योंकि सर हमने एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 3, जो ये बोलते हैं कि अगर आपको लॉस को करना है कैरी फॉरवर्ड, इन दैट केस आपको अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के पहले भरना पड़ेगा। आपको सेटअप करने मिल जाएगा, बट कैरी फॉरवर्ड के लिए आपको अपनी रिटर्न को ड्यू डेट के पहले भरना पड़ेगा। अरे यस और नो, यस। इसके लिए अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले साल, इन दैट केस आपको वो ईयर का रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा, बराबर। ओके, मतलब आसान भाषा में देखो क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स, जिस ईयर में लॉस हुआ फर्स्ट टाइम, सबसे पहले हम कुछ करेंगे सेट ऑफ, एंड कुछ लॉस बच गया, इट विल कैरी फॉरवर्ड। मतलब पहले सेट ऑफ करो, फिर भी कुछ लॉस बच जाता है, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, बराबर। अच्छा, अब जो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया, बराबर, नेक्स्ट ईयर, इन दैट केस नेक्स्ट ईयर सबसे पहले वो लॉस आप सेम हेड ऑफ इनकम में सेट ऑफ करोगे। आप मतलब आप करोगे इंटर हेड पहले, इंटर हेड नहीं। देखो, ब्रॉड बीएफ लॉस कैन बी सेट ऑफ, हाँ, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद पहले सबसे पहले सेम हेड से होगा, उसके बाद दूसरे हेड से होगा, ओनली इनकम फ्रॉम सेम हेड ओनली। बट एक चीज होती है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। क्या होता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन? वो लॉस ऐसा लॉस है जो कोई भी इनकम के सामने आप सेट ऑफ ले सकते हो, एक्सेप्ट फॉर सैलरी। सैलरी के सामने आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप का भी सेट ऑफ नहीं ले सकते हो, बाकी कोई भी इनकम के सामने सेट ऑफ ले सकते हो। मतलब देखो, पहले आप करो इंटर हेड, फिर आप करो इंटर हेड, इफ कुछ लॉस बच गया तो आप करो कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, जब अपने कैरी फॉरवर्ड के नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर सबसे पहले आप वो जो लॉस है आप सेम हेड ऑफ इनकम से ही सेट ऑफ करोगे, बराबर, बराबर, यस सर नो, यस सर। बट बात अगर है अनएब्जॉर्ब्ड डेप की, इन दैट केस वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप हर हेड के सामने सेट ऑफ होता है एक्सेप्ट फॉर सैलरी। यस और नो? अरे यस और नो बेटा, समझा बेटा कि नहीं समझा? ओके, अब सर कौन सा लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है, बराबर ना? कौन सा लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिलता है? देखो बेटा, विल गो हेड बाय हेड। आपका फर्स्ट हेड कौन सा है? सैलरी। क्या सैलरी में लॉस पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसके कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यस। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, क्या हाउस, क्या एसपी में लॉस हो सकता है? यस सर। तो सबसे पहले आप करो इंटर हेड करो पहले, बराबर। फिर भी अगर आपका लॉस बच गया, इंटर हेड के बाद भी अगर आपका लॉस बच गया, तो आप करो इंटर हेड। बट इंटर हेड मैक्सिमम आपको 2 लाख तक सेट ऑफ करने मिलेगा, समझा बेटा? यस। फिर भी
इंट्रा प्लस इंटर करने के बाद भी अगर आपका लॉस बच गया देन आप करो कैरी फॉरवर्ड, एंड अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया देन नेक्स्ट ईयर भी वो लॉस सिर्फ एसपी के सामने ही सेट ऑफ होगा, एंड आप एसपी का लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यस और नो? मतलब एसपी लॉस है, सबसे पहले आप करो इंटरहेड, ओके कर लिया आपने, फिर करो आप इंटरहेड, बट इंटरहेड मैक्सिमम 2 लाख तक आप करोगे। अच्छा फिर भी लॉस बच गया, यू डू कैरी फॉरवर्ड। अच्छा नेक्स्ट ईयर आप वो लॉस पहले एसपी के सामने ही सेटअप करोगे, फिर भी अगर लॉस बचता है जनाब मैक्सिमम 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यस सर नो? यस सर। अब आता है आपका पीजीबीपी। अच्छा अगर आपका है नॉर्मल बिजनेस तो सबसे पहले आप करो इंटरहेड। अच्छा अगर आप फिर भी लॉस बच गया तो आप करो इंटरहेड, हर हेड के सामने आप सेटअप कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर सैलरी, मतलब नॉर्मल बिजनेस लॉस हर हेड के सामने आप सेटअप कर सकते हो सिवाय सैलरी के। अच्छा फिर भी कुछ लॉस बच गया, इन दैट केस आप उसको करो कैरी फॉरवर्ड, एंड वो नेक्स्ट डे सेटअप होगा सिर्फ नॉर्मल बिजनेस के सामने, ठीक है। एंड फिर भी कुछ लॉस बच गया आप करो उसको कैरी फॉरवर्ड कितने 8 साल के लिए, ओके। अगर आपका है स्पेक्युलेटिव बिजनेस आप करो स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम क्या इंटर हेड अलाउड है? नहीं, हमने ऊपर देखा यस। जो लॉस बच गया आप उसको करो कैरी फॉरवर्ड, एंड नेक्स्ट वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव गेन के सामने सेटअप होगा, एंड मैक्सिमम 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, ओके। अगर कोई है स्पेसिफाइड बिजनेस है सबसे पहले आप स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने करोगे सेट ऑफ। अच्छा क्या सर इंटर हेड पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अच्छा जो लॉस बच गया उसको करो कैरी फॉरवर्ड। अच्छा नेक्स्ट आप करोगे सेट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने, एंड आप अनलिमिटेड ईयर तक उसको आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। अच्छा अगर आपका है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, व्हाट इज अनएब्जॉर्ब डेप, पता आपको ये क्या होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? इसका मतलब होता है कि आपका बिजनेस इतने भी इनकम नहीं कमा रहा कि वो आपका डेप्रिसिएशन का भी खर्चा निकाल सके। अनएब्जॉर्ब डेप का मतलब होता है कि आपका बिजनेस इतने भी इनकम नहीं कमा रहा जो आपका डेप्रिसिएशन का भी खर्चा रिकवर कर सके, उसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप। अगर अनएब्जॉर्ब डेप है तो सबसे पहले करो आप इंटरहेड। क्या इंटरहेड पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है एक्सेप्ट फॉर सैलरी। परफेक्ट। फिर भी लॉस बच गया आप करो उसको कैरी फॉरवर्ड। यस और नो? यस सर। अलाउड सिर्फ ओनली अगेंस्ट अलाउड है, यस। फॉर हाउ मेनी इयर्स? अनलिमिटेड, बार बार हर बार लगातार। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म, फिर आता है आपका कैपिटल गेन्स। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आप सबसे पहले लॉन्ग टर्म गेन के सामने करो सेट ऑफ। अच्छा फिर भी लॉस बच गया, क्या इंटर पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। आप करो कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ होगा एलटीसी सामने, एंड नंबर ऑफ इयर्स 8 इयर्स। अच्छा अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉस है, शॉर्ट टर्म, इन दैट केस आप या तो शॉर्ट टर्म गेन के सामने या फिर लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। क्या सर इंटर पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ओके आप करो कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, ओके। अच्छा कौन से इन बराबर हो गया ये। फिर अगर आपका है अदर सोर्स जो है आपका ओनिंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्स, इन दैट केस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनेंस रिसोर्स की इनकम होगा सेट ऑफ। यस सर। इंटर पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। यस और नो? यस। अदर लॉस इंटर पॉसिबल पॉसिबल, इंटर पॉसिबल पॉसिबल, कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। ये आपका हो गया पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का पूरा टेबल, जिसमें नंबर ऑफ इयर्स भी थे, कौन सा लॉस किस हेड के सामने सेट ऑफ कर सकते वो भी दिया था। क्या आपको ये टेबल समझा? क्या आपको ये टेबल समझा? हेलो हेलो, क्या आपको ये टेबल समझा पूरा? अच्छा क्या मैं आपके कैन आई गिव सम शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस टू रिमेंबर दिस नंबर ऑफ इयर्स? ओके देखो, डोंट लाफ, ओनली फॉर नंबर ऑफ इयर्स। कितने साल तक आप कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड? देखो घोड़े वाले सट्टे वाले, घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल। सर कौन से घोड़े वाले? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस 4 साल। घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल, ओके हो गया। बाकी 8 साल
कैसे नो, घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल, बाकी 8 साल, और जो बाकी जो 2 है आपका 35 AD का बिजनेस एंड आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेब्ट अनलिमिटेड। मतलब घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल, अनएब्जॉर्ब्ड डेब्ट 35 AD का बिजनेस अनलिमिटेड एंड बाकी सब 8 साल। याद हुआ? घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल, अनएब्जॉर्ब्ड डेब्ट स्पेसिफाइड बिजनेस कितना अनलिमिटेड एंड बाकी जो बच गया वो 8 साल। ओके, समझा आपको पूरा ये टेबल? बेटा सोम, एचपी लॉस कैनॉट, सैलरी के सामने से कोई भी पॉसिबल नहीं है ना सेट ऑफ करना। तो सैलरी के सामने कोई भी लॉस नहीं करना सेट ऑफ ना बेसिकली। इन फ्रंट ऑफ सैलरी कैनॉट सेट ऑफ एनी लॉस बेटा। अच्छा रेशमा, आपके डाउट था रेशमा कुछ? रेशमा यू वर आस्किंग कि अदर लॉस का एग्जांपल क्या होता है? तो जय रेशमा। हाँ, तो देखो रेशमा, नॉर्मली लेट्स से आपने इनकम कमाई, ठीक है, लेट्स से आपने इंटरेस्ट कमाया, बट वो इंटरेस्ट कमाने के लिए आपका खर्चा ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस मोर देन इनकम। जब आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से ज्यादा है, इसको क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं ना बेसिकली। रेशमा, आपने इनकम कमाई, लेट्स से आपने कमाई इंटरेस्ट इनकम, बट वो इंटरेस्ट इनकम को अर्न करने के लिए आपने खर्चा ज्यादा कर लिया, अब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं अदर लॉस। ओके, अब लास्ट एक दो पॉइंट्स। अच्छा सर, ये सेट ऑफ का ऑर्डर क्या है, तो कौन से फॉर्म में हमको करना था? सबसे पहले आप करेंगे करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को करेंगे सेट ऑफ। उसके बाद जो आपका पिछले साल का बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस है उसको करेंगे सेट ऑफ, एंड लास्ट में करेंगे आप अपना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। समझा? सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो पिछले साल का बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ लॉस वो, एंड लास्ट में आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बराबर? ये आपका है ऑर्डर। पहला करंट का डेप्ट, दूसरा ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ लास्ट ईयर, एंड तीसरा आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम के सामने लॉस हुआ है, अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम के सामने लॉस हुआ है, क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो? अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम के सामने हुआ लॉस, तो क्या आप उसको? यस, बिकॉज हम आपको एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम आपको उसका लॉस का फायदा क्यों दे? सिम वही देखो, इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम लॉसेस शैल बी इग्नोर्ड लाइक यू आर डूइंग मी दिस किडिंग। ओके, अब क्या, अगर 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 आपको कोई लॉटरी है, बराबर, लॉटरी हुई है, पजल है, गेम है, उससे आपको कोई इनकम आई है, बट उससे लॉस हुआ है, तो वो लॉस आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। मतलब नो सेट ऑफ अलाउड इन केस ऑफ कैजुअल इनकम लॉटरी पजल। अच्छा, अच्छा लेट्स से आपका बिजनेस का लॉस तो था, ठीक है, बट आपने वो बिजनेस बंद कर दिया, तो इन दैट केस वो जो डिसकंटिन्यू बिजनेस है उसका भी लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो। बिजनेस का रहना जरूरी नहीं है। अगर आपने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, इन दैट केस फिर भी आप वो डिसकंटिन्यू बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, अब लास्ट चीज, आपको पता है आज हमने एक चीज पढ़ी थी, डीम्ड सेक्शन 68, कैश क्रेडिट, अनएक्सपेंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो अगर आपको उस पर टैक्स लग रहा है, इन दैट केस, जैसे आपने टैक्स की चोरी की है, तो इन दैट केस डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपको वैसा टैक्स लग रहा है, इन दैट केस
हम उस इनकम के सामने आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे। तो देखो भैया, एग्जेंट इनकम के सामने लॉस को सेट ऑफ नहीं होगा। लॉटरी है, पजल है, उसमें भी सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है देन वो डिसकंटिन्यू बिजनेस का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका कोई अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, डीम्ड इनकम है, उसमें आपको सेट ऑफ का फायदा नहीं मिलेगा। यस 78% जीते हैं, परफेक्ट 78%। ओके, अब लास्ट पॉइंट फॉर द चैप्टर। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट, ये तो ना शेयर्स वगैरह होते हैं, शेयर्स खरीदते बेचते हैं। अगर 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 अच्छा, कब आप बोलोगे कि अगर आपने कोई शेयर्स खरीदा, शेयर बेचा है, लेट्स से मैंने कोई शेयर खरीदा, मैंने शेयर बेचा, ठीक है, क्या वो मेरी बिजनेस की इनकम है या वो मेरी कैपिटल गेन की इनकम है? क्या बोल रहे हो? अगर मैंने शेयर खरीदा बेचा है तो क्या वो मेरी बिजनेस की इनकम है या वो मेरे कैपिटल गेन की इनकम है? व्हाई यू गेस कैपिटल गेन? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? बराबर। अगर आपने हाँ, डिपेंड ऑन योर बिजनेस, बराबर। अगर आपने वो शेयर खरीदना बेचना, अगर आपका, तो अगर आपने वो शेयर जो भी खरीदे बेचा, आपको स्टॉक इन ट्रेड, क्या स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस इट विल बी पीजीबीपी। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, इट विल बी कैपिटल गेन। मतलब सिंपल बात, अगर वो आपका बिजनेस नहीं है, इन दैट केस सीजी। अगर आपका बिजनेस है, इन दैट केस इट इज पीजीबीपी। देखो वही पॉइंट दिया। If held as stock in trade, then PGBP. If held as CA, in that case CG. Okay. अच्छा, पता है आपको आजकल शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, पता है आपको? आजकल शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, पता है आपको क्यों? बिकॉज सर आजकल आगे डीमैट, बराबर ना, डीमैट आगे, डीमैट, यस। तो इन दैट केस अगर 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 शेयर्स की कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। देखो, ट्रांजेक्शन इन शेयर्स वेयर डिलीवरी आर नॉट अफेक्टेड, इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है डेरिवेटिव्स। अगर आप कर रहे हो डेरिवेटिव्स का बिजनेस, इन दैट केस इट इज ऑलवेज नॉर्मल बिजनेस की इनकम। फिर व्हाट इज डेरिवेटिव? सट्टेबाजी, सिंपल सट्टेबाजी। डेरिवेटिव का मतलब होता है सट्टेबाजी कर रहा, सिंपल सी बात। इस पे आपको बस चैप्टर भी है, फाइनल सी में, एफएम में, कैसे करते हैं सट्टेबाजी, आपको पूरी सिखाई जाएगी सट्टेबाजी कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक है, डन। डन बेटा, चैप्टर हो गया अपना। हेलो हेलो। ओके, अब अपना एक लास्ट टॉपिक बाकी है आज के टारगेट का, अब हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल डन विद आवर टुडे टारगेट बेसिकली। ओके, डिलीवरी अफेक्टेड। अच्छा देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है ना, आज से 10 साल पहले क्या होता था कि डीमैट, देयर वाज नो डीमैट, बराबर। तो तब क्या होता है कि शेयर फिजिकली होती थी, एक्सचेंज बेसिकली, बराबर, इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट पेपर में। तो उस टाइम पे अगर आप वो शेयर करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, देन इट इज पीजीबीबी। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, देन इट इज कैपिटल गेन। बट आजकल क्या है, आजकल सब चलता है डीमैट के फॉर्म में, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी होती नहीं है। इन दैट केस उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस। रेशमा समझा? ओके, कम टू इंडेक्स बेटा। कृपा करके अपने इंडेक्स पे आने की कोशिश प्रयास प्रयत्न सब एक साथ करेंगे। भाई क्या 10 मिनट, वी हैव लेक्चर टू 2 o'clock और 20 मिनट है अपने पास। लोग ये डू चैप्टर बेसिकली, 10 मिनट का ब्रेक। आई वी हैव गिवन प्रॉपर ब्रेक एंड प्रॉपर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने जो अपना टाइम पे अकॉर्डिंगली। तो ज्यादा ब्रेक की लालच भी अच्छी नहीं है। अच्छा, अभी अपना अपना बाकी रहेगा कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3 ना, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। यस और नो? यस। ओके, कम टू दैट चैप्टर, बहुत सिंपल है ये भी। यस सर, इसमें विल कंप्लीट इट, डोंट वरी अबाउट दैट। आज फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा कि आज अपने 8 चैप्टर्स किए, कितने? 8 चैप्टर्स बेसिकली, 8। कैन यू बिलीव इट? 6 आवर्स में 1 घंटे का ब्रेक हुआ अपना, 30 मिनट 10 मिनट। अपन ने 5 आवर्स में फ्रेंड्स 8 के 8 चैप्टर्स कंप्लीट किए विदाउट स्किपिंग एनी प्रोविजंस, दैट टू स्मूथली। यस, तो यू कैन इमेजिन कि भाई मतलब अपन ने पूरा एक ये जो लेक्चर थे प्रॉपर्ली एकदम प्रॉपर टाइम फ्रेम है बेसिकली। एंड अगर मैं आपकी डाउट
नहीं लेता बीच में, ठीक है। अगर मैं आपके डाउट बोलता कि आप डाउट पूछो 2 बजे बाद, तो नॉर्मली 4:30 घंटे में हो जाता है 8 चैप्टर बेसिकली, बट ठीक है, चलता है, ठीक है। कम टू चैप्टर 3, आगे आप लोग चैप्टर 3 में। ओके, अच्छा चैप्टर 3 का नाम क्या है? सर चैप्टर 3 का नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो टोटल इनकम में गिनी नहीं जाएगी, बराबर। मतलब आसान भाषा में इसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। लिख दो, आप लिखना तो एग्जेम्पशन, ओके। वी वांट इन टैक्स 60 प्लस एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एग्जेम्प्ट इनकम सुन के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? सर हम तो ये लगता है कि एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो हमें हमारे टोटल इनकम में लेनी नहीं है। यस, अच्छा, सबसे पहले आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। क्या? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लाने का पावर किसके पास है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लाने का पावर किसके पास है? अच्छा, रक्षा सही, स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 46। लवली 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 लवली, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ओके। तभी हम बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, ओके। सबसे पहले सर ये एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? तो लेट्स कम टू सेक्शन 2 क्लॉज 1A। एग्रीकल्चर इनकम मींस इनकम ऑफ कल्टीवेटर्स प्लस लैंड होल्डर्स हु हैव रेंटेड आउट लैंड, बराबर। मतलब कि जो भी आपको रेंट या रेवेन्यू आ रहा है, क्या? लेटिंग ऑफ लैंड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कि जो भी आपको जमीन से, जो भी आपको लैंड से आपको आ रहा है रेवेन्यू, एंड वो रेंट एंड वो लैंड जो है वो इंडिया में है, एंड वो लैंड यूज हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मतलब कि आपने कोई जमीन दी भाड़े पे, बराबर। अब वो जमीन है इंडिया में, यस सर नो? यस सर। अब वो जमीन पे काम हो रहा है एग्रीकल्चर का, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम, ओके। फिर या फिर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहे हो, मतलब आप कोई फल वगैरह होगा उसको बेच रहे हो, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यस सर। क्या लिखा है सर? लिखा नोट 1, नोट 1 देखेंगे अपन, ओके। फिर क्या है? रेंट फ्रॉम हाउस। हाउस से रेंट? सर हाउस से रेंट जाता है हाउस प्रॉपर्टी में, बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? यूज फॉर ड्वेलिंग एंड स्टोर हाउस। मतलब अगर ये हाउस आपका एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ है, इन दैट केस वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। या फिर इनकम फ्रॉम सैपलिंग सीड्स ग्रोइंग नर्सरी, जैसे ना होते ना बगीचे अपने, पेड़ पौधे वगैरह, स्मॉल स्मॉल, अगर वहां से आपको इनकम आ रही है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एंड मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई आपको आ रही है इनकम फॉरेन से, क्या? फॉरेन से इनकम आ रही है, फॉरेन में आपकी लैंड है जो आप यूज करते हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फॉरेन में लैंड है जो यूज हो रही है फॉर डूइंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इन दैट केस वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्स के हेड में, एंड उस पर टैक्स लगेगा फ्रेंड्स। इंडियन एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स नहीं लगेगा, बट फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड पे टैक्स लग जाएगा फ्रेंड्स। यस और नो? यस सर, परफेक्ट। आगे बढ़े, बढ़े आगे, ओके। अब हमने एक बात की थी, सॉरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यस, अब देखेंगे नोट 1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? रूल 7, सेल ऑफ एपी। यस, अब देखो, अगर आपने सेल किया रॉ फॉर्म में, मतलब आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए, जैसा आया वैसा उठा के आपने बेच दिया, मतलब कि आपने जो चीज जैसी थी उसको आपने रॉ फॉर्म में बेच दिया, आपने कोई चेंज नहीं किया, इन दैट केस जो भी आपको पैसा आ रहा है वो सेल से, उसको आपकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। ऐसा नो? यस। बट लेट्स से आपने कुछ रॉ फॉर्म में कुछ चेंजेस किए, आपने कुछ प्रोसेस किया, इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा। अगर वो प्रोसेस कंपलसरी था वो सेल करने के लिए, मतलब बिना वो प्रोसेस किया आप वो माल बेच पाओगे नहीं, इन दैट केस जो इनकम आ रही है वो पूरी की पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी।
Yes. अगर वो प्रोसेस था ऑप्शनल, क्या ऑप्शनल, ऑप्शनल फॉर सेल, इन दैट केस आपकी दो इनकम होगी, एक तो होगी आपकी बिजनेस की इनकम, दूसरी होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। सर बिजनेस की इनकम कौन सी होगी? तो इफ यू वांट टू कंप्यूट बिजनेस की इनकम देन आपको क्या करना है, सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लेस मार्केट वैल्यू ऑफ agriculture used less further process cost, and sir what will be AP, AI will be market value of AP less cost of cultivation। मतलब देखो अगर आपने रॉ फॉर्म में सील किया बराबर, कुछ भी आपने चेंज नहीं किया, इन दैट केस पूरी की पूरी इनकम होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। लेट से आपने कुछ चेंज किया और अच्छा अब वो चेंज कंपल्सरी था वो माल को मार्केट में बेचने के लिए, बिना वो चेंज करे बिना वो प्रोसेस करे आप वो माल को मार्केट में बेच ही नहीं पाओगे, इन दैट केस वो पूरी की पूरी इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर दैट एग्रीकल्चर इनकम। बट लेट्स से वो जो प्रोसेस था वो ऑप्शनल था, अगर आप नहीं बेचते तो भी आप उसको माल को बेच सकते थे। इन दैट केस आपकी दो इनकम होगी, एक तो होगी आपकी बिजनेस की इनकम, दूसरी होगी आपकी एग्रीकल्चर की इनकम। बिजनेस की इनकम निकली कैसे, जो भी आपका है था आपका फाइनल प्रोडक्ट उसका वैल्यू लेस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर यूज लेस फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, ये होगी आपकी बिजनेस इनकम। एंड द एग्रीकल्चर इनकम विल बी मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अरे यस और नो? बढ़ू आगे मैं? ओके अब फ्रेंड्स आपने एक चीज पढ़ी होगी ना, रूल्स फॉर टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर। अच्छा उसमें अगर कोई पर्सन करता है टी कॉफी रबर का बिजनेस, क्या अगर कोई पर्सन करता है टी कॉफी रबर का बिजनेस, इन दैट केस उसको इनकम दो होगी, एक तो होगी उसकी बिजनेस की इनकम, दूसरी होगी उसकी एग्रीकल्चर की इनकम। ओके अगर आप कर रहे हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, टी को ग्रो कर रहे हो और कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, दैट केस 60% विल बी एआई एंड 40 विल बी बीआई। यस और नो? यस सर। लेट्स से आप कर रहे हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, बराबर, उसमें आप कॉफी को ग्रो कर रहे हैं, क्योर कर रहे हो, देन 70 विल बी एआई एंड 25 विल बी बीआई। आप कॉफी को ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, रोस्टेड कर रहे हो एंड ग्राउंडेड, 60 एंड 40। लेट्स सब कर रबर का बिजनेस, क्या रबर का आप रबर को करो ग्रो एंड मैन्युफैक्चरिंग 65 एंड 35। समझा ये पॉइंट? या आपको इसमें कोई पॉइंट है नहीं कि आपको नंबर चाहते थे, बेसिकली लॉजिक कुछ नहीं है। क्या अगर आपने टी को ग्रो किया मैन्युफैक्चर किया देन एआई 60 40 बीआई, अगर आपने कॉफी को ग्रो किया और क्योर किया देन 75 25, अगर आपने कॉफी को ग्रो किया रोस्टेड किया ग्राउंडेड किया 60 40, आपने तो रबर को ग्रो किया मैन्युफैक्चर किया देन 65 35। यस और नो? यस। अच्छा आप ये बाइफरकेशन डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बात करोगे, आपने पढ़ा होगा पीजीबी में, आप ये बाइफरकेशन डेप्रिसिएशन निकालने की बात करोगे। ओके यस। अब ये फ्रेंड्स एक सवाल पूछो, एक सवाल, सर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है? नहीं लगता, बराबर। बट इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि भले ही उस पर टैक्स नहीं लगता हो बट आपको वो आपकी इनकम में लेना है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। क्या? फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। मतलब आपको भले ही इस पे आपको टैक्स नहीं लग रहा है बट आपको टैक्स के कैलकुलेशन के लिए आपको उसको अपनी इनकम में लेना है, जिसको बोलते हैं स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या ये स्कीम हर एक एप्लीकेबल है? देखते हैं, देखो आ जाओ। सोपी 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 किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बी और एजेपी। अच्छा सर क्या शर्तें है? शर्त यह है कि आपकी इनकम जो है, कौन सी इनकम? आपकी एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड साथ में आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपके बेसिक से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि इट शुड बी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओ, एजेपी, साथ में आपकी एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए एंड आपकी नॉन एग्रीकल्चर की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर की होनी चाहिए। परफेक्ट है? यस सर।
अब सर ये स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में हम टैक्स कैसे निकालते हैं? अच्छा देखो, सबसे पहले यू टेक योर नॉन एआई, मतलब आप अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ले लिए, फिर आप लीजिए अपनी एग्रीकल्चर इनकम, यस, फिर कीजिए टोटल, आपको मिलेगा टोटल बराबर। आप इस टोटल पे निकालिए टैक्स, करने के लिए टैक्स निकालिए, टैक्स बराबर। फिर आप क्या कीजिए, जो भी आपके ना एग्रीकल्चर इनकम, जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम, उसको एंड बेसिक एग्जाम्पशन ऐड कीजिए, मतलब बराबर आपको ये मिलेगा। आप फिर इस पे आप निकालिए टैक्स, you will get net tax payable basically D minus F। समझा आपको फ्रेंड्स? मतलब सबसे पहले आप लीजिए अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उसमें आप ऐड कीजिए अपनी एग्रीकल्चर इनकम, यू विल गेट टोटल इनकम। अब आप उस टोटल इनकम पे टैक्स निकालिए, बराबर। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप अपना बेसिक लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम ऐड कीजिए, आप उस पर टैक्स निकालिए, एंड जो टैक्स आया टोटल वाले पे एंड बेसिक प्लस एआई पे, उसको लेस कीजिए, आपको मिलेगा नेट टैक्स पेबल। यस और नो? यस सर। ये हमने बात कर ली आपके एग्रीकल्चर के बारे में। समझा कि नहीं समझा फ्रेंड्स? ओके, लेट्स टॉक अबाउट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इंटर में भी आता है, फाइनल में भी आता है बेसिकली। नाम क्या है? SEZ 10AA। मतलब भारत में सरकार ने कुछ एरिया ऐसे है जो जिन्होंने जिनको उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दायरा दिया है। बोले कि अगर आप ये एरिया में बिजनेस करते हो देन हम आपको टैक्स में कुछ बेनिफिट्स देंगे, कुछ हम आपको छूट देंगे टैक्स में बेसिकली। यस और नो? यस सर। सेक्शन 10AA बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। अच्छा, तो किसको एप्लीकेबल है? टू एंटिटी which begin to manufacture or produce article things or computer software in any SEZ, deduction is allowed as follows। मतलब कोई भी एंटिटी अगर करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और किसी भी आर्टिकल कंप्यूटर का इन SEZ एरिया, इन दैट उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ओके सर, सर कितना बेनिफिट मिलेगा? जितना भी उसने प्रॉफिट कमाया, जितना भी उसने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया, वो पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। जितना भी आपने एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कमाया SEZ में बिजनेस करके, वो हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे। देखो बेटा, क्या एग्जाम प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम आर्टिकल थिंग्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस फ्रॉम SEZ। सर ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकलेगा कैसे? बराबर ना? तो उसका एक फॉर्मूला है, देखो बेटा, सिंपल सी बात है। जो भी आपका यूनिट है SEZ में, आप उसकी टोटल PGBP की निकलेंगे हम क्या? जो भी आपका SEZ में यूनिट है, आप उसकी पूरी की पूरी PGBP की इनकम निकालिए इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। समझा फ्रेंड्स? देखो बेटा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना निकलेगा? PGBP ऑफ SEZ यूनिट बराबर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। समझा? ये आपको मिलेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड उस पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। हैंडराइटिंग खराब है, जानता हूं मैं। समझा बेटा? और यस और नो? गॉट इट? ओके। अब सर सर ये टोटल टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा? तो देखो बेटा, टोटल और एक्सपोर्ट में आपका फ्रैट नहीं आएगा, आपका टेलीकम्युनिकेशन नहीं आएगा, आपके इंश्योरेंस चार्ज नहीं आएंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो पैसा आपने इंडिया के बाहर से लाया या फिर आपने पैसा फॉरेन करेंसी में लाया उस समय में, जो समय RBI ने परमिट किया था। एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर मींस consideration in respect of export brought into India in convertible foreign currency within the time given by RBI। मतलब कि जो भी आपने एक्सपोर्ट किया
उसका पूरा का पूरा पैसा आपने इंडिया में ला लिया, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके, वो टाइम में जो टाइम आपको आरबीआई ने दिया था बेसिकली, बराबर। बट लेट्स से अगर आपने भारत के बाहर कोई अकाउंट ओपन किया, अगर आपने भारत के बाहर कोई अकाउंट ओपन किया है, अगर पैसा आपको उसमें मिला है, आपने भारत के बाहर कोई अकाउंट ओपन किया, पैसा आपको उसमें मिला है, एंड वो जो अकाउंट आपने ओपन किया वो अकाउंट आरबीआई ने भी अप्रूव कर लिया है, इन दैट केस हम ये मान लेंगे कि भी पैसा आपको आ गया है, एंड हम आपको 10 का बेनिफिट दे देंगे। तो देखो बेटा, एक तो वो पैसा जो पैसा आपने इंडिया में ला दिया फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके, बराबर, या फिर वो पैसा जो आपको भारत के बाहर के अकाउंट में आ गया है, एंड वो अकाउंट आरबीआई ने भी परमिट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। यस और नो? यस सर। अब सर कितना हमको डिडक्शन दिया जाएगा? देखो बेटा, अगर आप स्टार्टिंग के 5 साल में हो, ठीक है, फॉर फर्स्ट 5 ईयर जितना भी आपका है एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जितना भी है पूरा का पूरा माफ, मतलब 1 रुपया टैक्स नहीं, जितना भी आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया पूरा का पूरा माफ। उसके अगले 5 साल जितना भी आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया उसका 50%, बराबर। अब उसके और 5 साल बाद, मतलब 10 साल के बाद आपको मिलेगा जितना भी आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उसका 50%, या फिर जो अमाउंट आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया, या फिर एंड जो अमाउंट आपने एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस में आपने डाला, व्हिचएवर इज लोअर। मतलब कि देखो बेटा, फर्स्ट 5 इयर्स कितना है सर? 100%, बराबर। नेक्स्ट 5 ईयर कितना है? 50%। ओके, अब उसके नेक्स्ट 5 इयर्स कितना है? 50% ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू एसईजेड री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, व्हिचएवर इज लोअर। समझा बेटा? ओके, आगे बढ़ू मैं? यस। अब जो भी आपने रिजर्व में अमाउंट डाला वो आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको उससे प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेने हैं, एंड आपको उसको पुट टू यूज में डालना है बेसिकली, बराबर। जो भी आपका रिजर्व में अमाउंट है उससे आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, अब उससे असेट इंडिया के बाहर भी नहीं खरीद सकते हो। मतलब कि जो भी आपका रिजर्व है उससे आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने हैं। यस और नो? यस सर। एंड जो भी आपका रिजर्व है उससे आप ना ही डिविडेंड पे कर सकते हो और ना ही आप इंडिया के बाहर कोई असेट क्रिएट कर सकते हो। ओके, अच्छा, 3 चीजें और है जिससे आपको 10 का बेनिफिट मिलेगा। कौन सा? अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया क्लाइंट के पेज पे, बराबर, या फिर आपने प्रॉफिट अर्न किया एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल मैन पावर एट क्लाइंट प्लेस अब्रॉड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या फिर जब आप एक एसईजेड में थे वहां से निकल के आगे दूसरे एसईजेड में, लेट्स से पहले अगले फर्स्ट 5 ईयर में था ए एसईजेड में, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर आई वाज इन, लेट्स से आई वाज इन कैटेगरी ए, बराबर। अब मैं कैटेगरी ए छोड़ के आ गया कैटेगरी बी में, इन दैट केस तब भी मुझे उसका बेनिफिट दिया जाएगा। समझा पॉइंट? बढ़े आगे? अरे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर लेट्स से देयर आर 10 to 20 ऐसी जगह, बराबर, 10 से 20 एरिया जो है ऐसी जगह। अब लेट्स से मैं था फर्स्ट 5 साल में था एक एरिया में, अब मैं वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में आ गया, वो भी ऐसी जगह, इन दैट केस मुझे उस ऐसे जगह में भी बेनिफिट दिया जाएगा 10 का। ठीक है? ओके, अब एक है सेक्शन 14A जो बात करते हैं एक्सपेंडिचर इन रिलेट टू एग्जेम्प्ट इनकम। अच्छा, मतलब कि जो भी आपने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है उसमें जो भी आपके खर्चे हुए, क्या जो भी आपके खर्चे हुए उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोला है? जनरली जो भी आपने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है उसके खर्चे को आपको लेस करने नहीं मिलता है। वो लिखा है देखो, नो डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉर अर्निंग इनकम। यस। अब क्या व्हेन यू आर सेटिस्फाइड
अबाउट करेक्टनेस ऑफ एक्सपेंडिचर नो एक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया है एंड डिपार्टमेंट के लोगों को भी लगा कि ये जो आपने क्लेम किया है खर्चा वो एग्जाम्प्ट इनकम के लिए नहीं था, इन दैट केस आप पे कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा। बट अगर ए को लगता है कि जो आपने खर्चा क्लेम किया है वो आपने एग्जाम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए क्लेम किया, हम आपको एग्जाम्प्ट इनकम पर टैक्स नहीं लगा रहे, आप उसका खर्चा मांग रहे हो, नहीं चलेगा, बराबर। इन दैट केस वो खर्चा आपका हो जाएगा डिसअलाउड एज पर रूल 8D, रूल 8D। और यस और नो? ओके, यस आई रिपीट। ओके, देखो बेटा, नॉर्मली एग्जाम्प्ट इनकम होती है, एग्जाम्प्ट इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगता। यस सर, तो क्या एग्जाम्प्ट इनकम का खर्चा आपको माइनस नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बराबर। लेट्स से आपने कोई खर्चा डाला, बराबर, अब ए को लगा कि जो आपने खर्चा क्लेम किया है वो खर्चा प्रॉपर है, आपने वो खर्चा एग्जाम्प्ट इनकम के लिए क्लेम नहीं किया है, इन दैट केस आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट लेट्स से आपने खर्चा क्लेम किया ऐसा जो ए को लगा कि आपने वो खर्चा क्लेम किया है वो आपने एग्जाम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए क्लेम किया है, इन दैट केस ए वो खर्चे को डिसअलाउड कर देगा, बिकॉज हमने आपको एग्जाम पर टैक्स नहीं लगाया तो हम खर्चा माइनस करने क्यों दे। ओके सर, कितना खर्चा डिस अलाउड होगा वो दिया है रूल 8D में। आ जाओ, क्या बोला है? एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जाम इनकम, बराबर। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आप वो खर्चा लीजिए जो डायरेक्टली उसके लिए हुआ है, किसके लिए? एग्जाम्प्ट इनकम के लिए, मतलब आपको खर्चा देख के लगे कि भाई खर्चा आपने एग्जाम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए किया है। फिर अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ हिज एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच इज एग्जाम्प्ट। बोलिए आपको टोटल मिल जाएगा, इतना खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखना, टोटल डिस्काउंट जितना होगा ना, इट शैल नॉट बी मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर, जितना आपने खर्चा किया उससे ज्यादा आपको डिसअलाउंस नहीं करेंगे बेटा। मतलब कि सबसे पहले आप वो खर्चा लो जो डायरेक्टली दिख रहा है कि वो खर्चा आपको एग्जाम्प्ट इनकम अर्न करने के लिए हुआ है। यस, उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट उसका एनुअल इक्वल टू 1% ऑफ हिज एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम विच इज एग्जाम्प्ट। जो इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम आ रही है फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टमेंट से आपको एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है, आपको उसका 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग लेना बेसिकली। बड़े आगे। ओके, ये आपकी बात की एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में, उनके खर्चों के बारे में। अब लास्ट 2 पॉइंट बच गया अपने, फटाफट खत्म करते हैं अपन एंड वी स्टार्ट विद थोड़ा डिस्कशन, ठीक है? अच्छा, ये व्हाट इज एएमटी? व्हाट इज एएमटी? व्हाट इज एएमटी? एएमटी क्या? एएमटी, एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ओके, तो एक चीज है उसको बोलते हैं हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोलते हैं। अच्छा, ये लगता है हर हर असेट को लगता है एक्सेप्ट फॉर कंपनी। सर कैसा क्या? तो क्या कंपनी को एएमटी नहीं लगता बेटा? कंपनी को लगता है मैट, मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो आपके इंटर का हिस्सा नहीं है, कहता है फाइनल में। कंपनी को छोड़ के हर असेट को लगता है एएमटी, बराबर। यस, ओके। अब सेक्शन 115 जेसी क्या बोलता है कि हर असेसी को इनकम टैक्स पे करना है हायर ऑफ। पहले आप नॉर्मल टैक्स कंप्यूट कीजिए, उसके बाद आप कीजिए एएमटी, एडजस्टेड टोटल इनकम 18.5%, जो भी हायर है आपको वो टैक्स पे करना है। क्या सर? अरे जस्ट अ मिनट, सर आपको टैक्स क्या पे करना है? देखो बेटा, आपको टैक्स पे करना है या तो आपका टैक्स एक्स पर नॉर्मल रेट, बराबर, या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम इनको 18.5%, जो भी आया विच एवर इज हायर। सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है देखते हैं अभी आगे। ओके, अब फ्रेंड्स आपको एएमटी तभी लगाना है जब असेसी ने 3 खर्चे क्लेम किए है। मतलब अगर आपको दिखता है कि भाई ये 3 खर्चे हो रहे हैं, ये 3 चीज हो रही है, तभी एएमटी
लगेगा, अदरवाइज एएमटी नहीं लगेगा। फिर कौन सी तीन चीज? पहली चीज है आपकी, अगर किसी ने 10AA में एग्जेम्पशन क्लेम किया है। दूसरी, अगर किसी ने 35AD में डिडक्शन क्लेम किया है। तीसरी, अगर किसी ने 80 QQB, 80 JJAA या फिर 80 RRB में डिडक्शन क्लेम किया है। इन दैट केस तभी आपको एएमटी लगाना है। अगर आपको ये तीन चीजें दिखती है तभी एएमटी लगेगा, अदरवाइज एएमटी नहीं लगेगा। देखो बेटा, सबसे पहले आप निकालिए, आप लीजिए अपना एनटी है बराबर, यू एड 10 डिडक्शन जो आपने लिया था वो, you add 35AD, you add 80 QQB, double and 80 RRB deduction. Less debt on asset assuming 35AD not applied. क्या सर आपने यहाँ पे लेस क्यों किया? बेटा हम ऊपर 35AD का डिडक्शन ऐड कर रहे हैं, तो उस पर जो भी डेप्थ था उसको लेस करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर, लेस किया एंड यू विल गेट एडजस्टेड टोटल इनकम। बेटा एएमटी तभी लगेगा जब 10AA, 35AD या 80 QQB, 80 RRB पिक्चर में है। अगर कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको तीन चीजें दिखती है, 10AA, 35AD, 80 QQB, 80 RRB, तो ही आपको एएमटी लगाना है, अदरवाइज बिना आंख बंद करे एएमटी लगाना नहीं है। ठीक है, ओके। अब एएमटी लगता है हर एसएससी को, यस, बट वो एसएससी जिनका 80 है, और 80 है एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के अंदर है, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के अंदर है, उनको एएमटी नहीं लगता है। ओके, अब एएमटी तब लगेगा जब अपने 35AD, 10AA, 80 QQB, 80 RRB, 80 JJAA आपने खर्चे क्लेम किए तभी आपको एएमटी लगेगा, अदरवाइज एएमटी नहीं लगेगा। ओके, अब होते एक चीज होती है एएमटी क्रेडिट। जब आपका एएमटी आपका नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है तब आपका होता है एएमटी क्रेडिट। ये एएमटी क्रेडिट आप अगले 15 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यस सर, सेट ऑफ अलाउड है जब आपका नॉर्मल टैक्स बेटा अगर आपको इनमें से कोई भी चीज, मैं क्या बोला, या तो आपको 10AA या तो आपको सारी चीजें मिलेगी बराबर। गोपिका आस्किंग कि सर क्या ये 10AA, 35AD, 80 QQB ये सब होना चाहिए? बेटा अगर इसमें कुछ चीजें है, मतलब लेट्स से आपने 10AA है, 35AD है, तो भी एएमटी लगेगा। लेट्स से सिर्फ 35AD है तो भी एएमटी लग सकता है। मतलब कि अगर इनमें से कोई भी चीज दिख जाती है आपको क्वेश्चन में, इनमें से कोई भी चीज दिख जाती है आपको क्वेश्चन में, तो आपको एएमटी अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर गोपिका? गोपिका, इज दैट क्लियर बेटा? हाँ, यस, ओके। अब अगर आपका एएमटी आपके नॉर्मल टैक्स से ऊपर है, आपको होगा एएमटी क्रेडिट। एएमटी क्रेडिट आप सेट ऑफ कर सकते हो, अगले 15 असेसमेंट आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सर आप एएमटी विल बी इक्वल टू नॉर्मल टैक्स माइनस एएमटी। अच्छा, अगर आपने 115 बीएससी लिया, 115 बीएससी देन आपको एएमटी नहीं लगेगा। पता है आपको, पढ़ा था सुबह मॉर्निंग में, अगर आपने 115 बीएससी लिया अल्टरनेट टैक्स में आपको एएमटी नहीं लगता है। तो देखो बेटा, इधर देखो, अगर एएमटी हर एसएससी को लगता है एक्सेप्ट फॉर कंपनी। अच्छा, अगर आपको 10AA, 35AD, 80 RRB, 80 JJAA बराबर, 80 QQB, अगर ये चीज आपको दिखती है क्वेश्चन में, तो आपको एएमटी लगाना है। अच्छा, एएमटी इंडिविजुअल एचओ को नहीं लगता, अगर उनकी 80 है, इंडिविजुअल एचओ, यूपीबीआई, एचयू, उनको ईजेबी, उनको एएमटी नहीं लगेगा अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख के अंदर अंदर है तो। यस सर, यस सर, एएमटी क्रेडिट 15 साल तक आप 15 असेसमेंट आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एएमटी अगर किसी ने 115 बीएससी लिया उसको भी एएमटी नहीं लगता है। यस और नो? अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट बाकी है अपना, इसको डिस्कस करें कि क्लोज करें? श्योर, मतलब इसको डिस्कस कर ले, लास्ट पॉइंट ही है तो अपना आज का टारगेट पूरा हो जाएगा बेसिकली। ओके, लेट डिस्कस। यस, 20 लाख से कम पे एएमटी नहीं लगता बेटा। अगर आपका 80 या 20 लाख के अंदर है ना तो आपको एएमटी नहीं लगता है। ओके, अब ना लास्ट टॉपिक जो अपना वो सिंपल है,
इसमें कुछ इनकम दी गई है, बोला कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, बहुत सिंपल है, वी विल डू फास्टली वेरी, ठीक है। ओके देखो, अगर किसी मेंबर को किसी एचओ से मिलता है अपना शेयर, उस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर वो एचओ का मेंबर है तो, लगेगा। अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फंड से मिलता है प्रॉफिट शेयर, वो भी नहीं लगेगा क्योंकि वो पार्टनर है, बिकॉज फर्म ने उस पर टैक्स लगा लिया है। अगर मिलता है इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग इन एनआरई अकाउंट इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में किसी का एनआरई अकाउंट है उस पर आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, इन दैट केस वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कब? जब इसको पर्सन क्या है, रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया और हु हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई। मतलब देखो, अगर इंडिया में कोई है एनआरई अकाउंट, उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर रहता है या फिर वो पर्सन जो आरबीआई ने जिसको नोटिफाई कर लिया है, पहला पॉइंट था मेंबर को मिल रहा है एचएफ से शेयर, एग्जेम्प्ट है। पार्टनर को मिल रहा है पार्टनरशिप से, एग्जेम्प्ट है। तीसरा, एनआरई अकाउंट मिल रहा है आपको इंटरेस्ट, इन दैट केस वो पर्सन जो इंडिया के बाहर है उसको हो जाएगा एग्जेम्प्ट। एंड या फिर वो पर्सन जिसको आरबीआई ने परमिट किया हुआ है। ओके, यस सर, नो? यस सर। फिर रेमिशन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स इन इंडिया नॉट एंगेज इन बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया एंड रेमिशन रिसीव्ड बाय एनी ऑफिशियल सच फॉरेन कंट्री शुड बी। मतलब क्या कि अगर इंडिया में अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट काम कर रहा है, उसको जो भी मिल रहा है रेम्यूनरेशन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो इंडिया में कोई दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करता है। एंड साथ में जो इंडिया के डिप्लोमेट्स है उनका भी इनकम, उनका भी रेम्यूनरेशन वो कंट्री में एग्जेम्प्ट है। तो बराबर ना? अगर किसी फॉरेन डिप्लोमेट्स को इंडिया में मिल रहा है रेम्यूनरेशन, इन दैट केस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर वो फॉरेन डिप्लोमेट इंडिया में कोई और बिजनेस और प्रोफेशन नहीं कर रहा है। साथ में हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स है उनको भी वो कंट्री में उनको वो रेम्यूनरेशन में टैक्स नहीं लग रहा है। तो ओके, इंडिविजुअल नॉट मीन ऑफ इंडिया। लास्ट पॉइंट क्या है? अगर किसी फॉरेन शिप के क्रू मेंबर को मिली सैलरी, क्या फॉरेन शिप के क्रू मेंबर को मिली सैलरी एंड उसका स्टे इंडिया में 90 डेज से कम है, क्या 90 डेज से कम, इन दैट केस उसको भी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, वो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन? इंडिविजुअल एनआर जो इंडिया का सिटीजन नहीं है। बराबर? यस सर। अब देखो, अब रेम्यूनरेशन मिल रहा है फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉय को, एंड जो एम्प्लॉय वो इंडिया में कोई बिजनेस, फॉरेन एंटरप्राइज के एम्प्लॉइज को मिल रहा है रेम्यूनरेशन, एंड वो जो एम्प्लॉयर है फॉरेन एंटरप्राइज का वो इंडिया में कोई और बिजनेस नहीं कर रहा है, एंड जो एम्प्लॉय को जो स्टे है वो 90 डेज से कम है, एंड जो एम्प्लॉय को जो पे किया रेम्यूनरेशन वो एम्प्लॉयर ने उस पर टीडीएस नहीं काटा है, इन दैट केस एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंडिविजुअल सैलरी एम्प्लॉयड जो इंडिया का नागरिक नहीं है। ओके, फिर आता है अगर कोई रॉयल्टी एफटीएस रिसीव्ड हुआ किसी नेशनल रिसर्च, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, एनटीआरओ, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस इन और आउटसाइड इंडिया टू एनटीआर, मतलब अगर किसी भी पर्सन को किसी भी एनआर, अगर किसी भी एनआर या किसी भी फॉरेन कंपनी को पैसा मिला है रॉयल्टी या एफटीएस, क्यों? क्योंकि उसने किसी एनटीआरओ को इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर सर्विस दी है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बराबर? अच्छा, अगर कोई पेमेंट हुआ किसी भोपाल गैस विक्टिम को, क्या भोपाल गैस विक्टिम, वो भी एग्जेम्प्ट है। कोई भी पर्सन अगर कोई आपको मिला है